बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है मखसूस नशस्तों के हवाले से, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट खबर। इसने पूरे पाकिस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, इसका फैसला इसी केस से होगा। याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनका दावा है, कौमी असम्बली की 180 सीट्स उन्होंने जीती हैं। ऑलमोस्ट 180 नशिस्तें उन्होंने कौमी असम्बली की जीती हैं। इस तनासुब से जो उनको खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर खवातीन की मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं मिलती, तब भी वो अगर अपनी सारी सीटें वापस भी ले लेते हैं, यानी अदालतें उनके हक में फैसले करती हैं और वो ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हाई कोर्ट्स के अंदर, वहाँ से वो फॉर्म 45 के मुताबिक एक एक करके अपनी सीटें वापस भी लेते हैं, तब भी वो हुकूमत में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि सादा अक्सरियत के लिए 186 बंदे चाहिए होते हैं और वो मखसूस नशिस्तें मिलाने के बाद बनते हैं 186। तो तहरीक इंसाफ को अगर हुकूमत में आना है तो उन्हें अपनी मखसूस नशिस्तें हर हाल में चाहिए होंगी, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें पीडीएम की जमातों को मिल जाती हैं और उसके बाद फॉर्म 45 के मुताबिक उनसे एक एक करके उनके एमएनए छिनते जाते हैं, फिर भी वो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बरकरार रख सकते हैं। बस उन्हें फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत पड़ जाएगी आने वाले वक्त में। और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ये जानते हैं कि जितनी देर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी एंगेजमेंट रखेंगे, उतनी देर तक उनकी पॉलिटिकल प्राइस बढ़ती रहेगी और वो बार्गेनिंग की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। उन्होंने अपनी मजलिस शूरा का एक इजलास भी किया, उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने में या कोई तहरीक चलाने में कोई ख़ास दिलचस्पी का उन्होंने इजहार नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 अगस्त 2024 को वो एक एहतजाज करेंगे और यौम स्याह मनाएंगे। वो कश्मीर ने जो कुछ किया था, कश्मीर में जो कुछ भारत ने किया था, उस हवाले से। और 5 अगस्त को जो है वो इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हुए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अनाउंसमेंट्स करेगी, क्योंकि 1 साल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को भी 5 अगस्त वाले दिन मुकम्मल हो जाएगा। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसमें 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हो चुकी हैं इस बीच में। यानी ये जो 4-5 दिन की छुट्टी है बीच में, 3-4 दिन की, इसमें कोई 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हुई हैं। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर एक फरीक इस केस में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दायर की है, और जब वो इसमें शामिल होंगे तो उन्होंने जो नए फैक्ट्स बयान किए हैं वो सामने आएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी बड़ी ज्यादती और जुल्म किया है। दूसरा, जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस हासिल करना चाहती है, और जो वो केस लगा हुआ था जिसको काजी फायद ईसा साहब ने रातों रात सुन के बड़ी तेजी से फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ देते हुए उनसे बल्ला छीन लिया था, जिसको तारीख में अब एक स्याह फैसले के तौर पे याद रखा जाएगा, उसको भी चैलेंज किया हुआ तहरीक इंसाफ ने। और तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर की है कि इसको जल्दी सुना जाए और इसी लार्जर बेंच के अंदर लगाया जाए। वैसे तो इसको फुल कोर्ट कहते हैं, लेकिन अब ये लार्जर बेंच ही है। उसकी वजह यह है कि इसमें सारे जजेस मौजूद नहीं है। पहले एक लेडी जज जो है मोहतरमा, वो तबीयत की खराबी की वजह से इसका हिस्सा नहीं थी। फिर 3 नए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिन्होंने ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हाल ही में, वो तीनों भी इसका हिस्सा नहीं है। तो 13 जजेस हैं जो इस केस को सुन रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 अहम पत्ते खेले हैं। नंबर 1, तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें इसके अंदर शामिल करें। नंबर 2, उन्होंने कहा जी बल्ले वाला जो केस है ना हमारा, उसकी नजरसानी अपील भी इसके साथ मिला के सुने आप। काजी फायद ईसा साहब के गले के अंदर, हलक के अंदर फंस गया बल्ले वाला केस। बड़ी ऑकवर्ड उनकी सिचुएशन हो जाती है जब बल्ले वाले केस को लेकर जजेस क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मलबा डालता है काजी साहब पे कि जनाब उनका फैसला था, हमने ये कर दिया। कभी आरओस पे डालता है, कभी कहीं डालता है, कभी अदालत पे डालता है। और काजी फायद ईसा साहब साफ कहते हैं, ये तो आपने तशरीह गलत की मेरे फैसले की, और मैंने तो सिर्फ उनसे इंतखाबी निशान लिया था, आपने पार्टी खत्म कर दी उसकी बुनियाद के ऊपर, तो पार्टी तो खत्म हो नहीं सकती। तो ये अभी पार्टी चल रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अहम तरीन समाअत है जो आज पाकिस्तान में एक बार फिर होने जा रही है। ये है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब तक की सबसे बड़ी खबर। एक और खबर है, और ये खबर शुरू होती है एक स्टेटमेंट से,
और ये स्टेटमेंट दिया है इरफान सिद्दीकी साहब ने। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो कॉलम निगार भी हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं। जंग और जियो के अंदर ये कॉलम लिखते हैं, बड़े लंबे अरसे से लिखते चले आ रहे हैं, और सेनेटर भी हैं PMLN के, तो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं। इन्होंने एक खदशे का इजहार किया, या एक खबर है जो इन्होंने दी है। जरा मैं पहले खबर आपको दे दूं कि वो क्या रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली वो क्यों कह रहे हैं और होने क्या जा रहा है। अब इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान पर इक्तसादी समेत हर तरह की पाबंदियां लगवाने की एक और करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला हदफ है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इक्तसादी और दीगर पाबंदियां लगने जा रही हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगवाएगी। ये तहरीक इंसाफ का टारगेट है, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ पे। लेकिन एक उन्होंने फैक्ट बताया, उनके पास ये खबर है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगने की कोई करारदाद है जो अमेरिका में आ सकती है, कहीं और आ सकती है, कि पाबंदियां लगाई जाए इस मुल्क के ऊपर। किस बुनियाद पे? बुनियाद वही है पहले वाली। उन्होंने अपने बयान में कहा कि PTI के अमीर वोटर्स ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया। यानी वो ये सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमीर लोग हैं वहाँ पे, एक तो उन्होंने वोटर्स कहा, ये वो लोग हैं जो ओवरसीज है और वोट नहीं डाल सकते, तो ये इरफान सिद्दीकी साहब की मैं तस्दीक कर दूं। दूसरा ये है कि ये अगर खरीद रहे हैं अमेरिकन सेनेटर्स को, जो पूरी दुनिया में खरीदो फरोख्त करता है अमेरिका, और अगर अमेरिकन सेनेटर्स बिक रहे हैं तो ये तो पाकिस्तानी सेनेटर की जानिब से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि अमरीकी अरकान कांग्रेस को खरीद रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अमरीकियों को खरीद रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में मैनेज नहीं कर पा रहे। हैरत की बात है ना। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि अभी मजीद जो है वो पाबंदियाँ पाकिस्तान पे लग सकती हैं, और ये PTI की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो करारदाद आई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाबंदियाँ लग सकती हैं। अब मामला मैं आपको बताता हूँ। देखें होता क्या है, जब अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ इस किस्म का इंतबाह जारी करती हैं या ऐसी कोई करारदाद लेकर आती हैं तो फिर उसका फॉलोअप करते हैं। वो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 सालों में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। किसी भी जमहूरी दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया, ख़वातीन को टॉर्चर किया गया, घरों को तोड़ा गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, सियासी लोगों की और सहाफ़ियों की बड़े पैमाने पर, इवन एक शायर भी जो है वो जबरी गुमशुदगियाँ हुई, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी हालतें बिगाड़ दी गई, लोगों के कारोबार ख़राब कर दिए गए, आज़ादी इज़हार राय को बंद कर दिया गया, टेलीविज़न के ऊपर या अखबारात में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा उसका फैसला बंद कमरों में होने लगा। तो पाकिस्तान को एक यरगमाल किस्म के माहौल में पिछले 2-2.25 साल से रखा गया है। अब ये जो माहौल पाकिस्तान में बना है, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी इस पर बात करते हैं और रिएक्शन आ रहा है, और जो पाकिस्तानी मौजूद है ओवरसीज़ उनके वहाँ ताल्लुकात भी हैं। तो अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को इररेलेवेंट नहीं करता बाकी दुनिया से, वो कहीं ना कहीं अपने आप को रेलिवेंट रखता है, तो वहाँ पे एक करारदाद पेश होती है जो कसरत राय से, यानी लगभग मुतफ़िका तौर पर ही पाकिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ ही आप समझ लें, या इन इलेक्शंस के खिलाफ, जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं, तारीख के मुतनाज़ तरीन, धांधली वाले और बदतरीन दंगे इलेक्शन जो हैं पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को हुए हैं। अब इन इलेक्शंस के खिलाफ अमेरिका में आ गई करारदाद। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी हैं, मीडिया पे पाबंदियाँ भी हैं, मीडिया के लोगों के ऊपर जुल्म और जबर भी है, फस्तायत भी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें डाल के तो एक करारदाद पेश कर दी। वो करारदाद पास भी हो गई। अब जब पाकिस्तान डिनाइल में चला जाएगा और बजाय इसके कि इन चीज़ों को ठीक करने के या इन पर तहकीकात करवाने के, पाकिस्तान फड्डा करेगा और दुनिया को कहेगा नहीं जी आप सारे झूठ बोल रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर भी सहाफ़ी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी और वकला भी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जजेस जो हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम झूठ बोल रहा है, यानी जितना भी अंदर पाकिस्तान में सिस्टम है, और सिर्फ ये हुकूमत और इसके कुछ बेनिफिशरीज जो हैं ये सिर्फ सच्चे हैं, और आलमी सतह पर जो मुबसरीन है उनकी रिपोर्टें भी गलत है, तो फिर इनको रिएक्शन का सामना तो करना पड़ेगा। और रिएक्शन क्या हो सकता है, वो उनके पास पाबंदियों के ऑप्शन होते हैं, शायद वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने इसका इशारा दे दिया है। एक और बड़ी खबर है, वो खबर है जनाब अफगानिस्तान से। देखिए अफगानिस्तान ने क्या कहा, जब पाकिस्तान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में जाकर अटैक करेंगे, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हमला होता है तो पाकिस्तानी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगी, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। इसकी मुखालफत पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ने की, और उनका ये कहना है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की बजाय डायलॉग किया जाए और ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। अब इस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने दोबारा से स्टेटमेंट दे दिया है।
उन्होंने कहा पाकिस्तान हमले करने वालों को केक पेस्ट्री तो नहीं खिलाएंगे, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया और आइंदा भी बनाएंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की फौज को नहीं, हुकूमत की जरूरत है। और ये बरतानवी नशरियाती इदारे के साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा दहशतगर्दी की हालिया जो एक लहर है उससे निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है और इस मरतबा कोई नकल मकानी नहीं होगी, ये उनका दावा है वैसे ख्वाजा साहब का। लेकिन जब भी ऑपरेशन होता है और बढ़ता है लोगों को नकल मकानी करनी पड़ती है। वो ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस की बुनियादों पे ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन तो इस तरह इंटेलिजेंस की बुनियादों पे तो हो ही रहा है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एक मरतबा फिर जाकर अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी, तालिबान के खिलाफ सरहद पार कार्रवाइयां की और आइंदा भी करेंगे, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। अब वजीर दिफा के बयान का जो अंदाज है उस पर फजल रहमान साहब ने कहा कि यह अंदाज पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं है। और फजल रहमान ने कहा कि जहां ऐसी जंगी तरबियत के नतीजे में फैसले होंगे तो फिर इसी तरह होगा, ऐसे फैसलों से फिर खित्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ना हमारी आंखें खुली हैं और ना हमारे दिल की आंखें खुली हैं। अब ये फजल रहमान साहब का इस पर रिएक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर रिएक्शन दे चुकी है। वो कहते हैं जी हमारे ताल्लुकात से फायदा उठाएं, हम अफगानिस्तान से जाकर बात करते हैं और जो दहशतगर्दी है उसको खत्म करते हैं डायलॉग के जरिए से। और अगर कहीं ऑपरेशन करने तो पुराने फार्मूले पे जाते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की फोर्सेज मिलकर जो दहशतगर्द मौजूद है बॉर्डर एरियाज में दोनों तरफ, वो अपने अपने तौर पे वहां पे ऑपरेशन करें और मिलकर भी ऑपरेशन करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें। ये एक पुराना फार्मूला था। अब ये काम करता है या नहीं करता है अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके दौर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और तहरीक इंसाफ जो है वो ये चाहती है कि डायलॉग के जरिए आगे बढ़े। खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ आदाद शुमार जारी किए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि 6 माह के आदाद शुमार के मुताबिक, यानी अभी जनवरी से लेकर और जून तक, आज 30 जून तक का ये डाटा है, आज 1 जुलाई है, तो ये डाटा मैं आपके सामने रख देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बकौल 124 दहशतगर्दों को 6 माह में हलाक किया गया, जबकि 322 को गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने बताया कि 1433 ऑपरेशंस किए गए और ये खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसकी जानिब से, CTD की जानिब से किए गए हैं। 55 दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया गया है, 124 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि 322 को गिरफ्तार किया गया है। 2 खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार करके पेशावर को बड़ी तबाही से बचाया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी बहुत सारे ग्रुप्स के उन्होंने साथ नाम लिखे कि इन ग्रुप के कमांडर्स और इनके साथियों को हलाक किया गया। इसके अलावा धमाका खेज बारूद की स्मगलिंग में मुलविस 14 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। 18 जो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द थे जिनके सरों पर कीमत मुकर्रर थी, उनमें से 8 को हलाक जबकि 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 273 दहशतगर्द हमलों में 118 पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया। यह है जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिपोर्ट। यानी वो ये रिपोर्ट में क्या बताना चाह रहे हैं, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पुलिस को फंड दिए जाए, हमारी CTD को मजबूत किया जाए और सूबाई हुकूमत को फंड देकर उनके जिम्मे लगाया जाए अमन व अमान का मामला, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा मामला आ जाता है सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर। और जहां तक मामला है कोऑर्डिनेशन का इदारों के साथ, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। किसी ऑपरेशन के लिए वो किसी और इदारे की मदद लेना चाहते हैं तो वजारत दाखिला से, वजारत दिफा से वो रुजू कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। तो इस तरह ये सूबाई हुकूमत की डोमेन है, वो ये कहते हैं कि ये हम करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा किया है, क्योंकि तहरीरी तौर पे जब फैसला जारी हुआ टेरियन वाइट केस का, तो उसमें तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि अब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास कोई वजह नहीं रही, वो अब मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि उनके जो साथी जजेस हैं उनकी जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट केस में इनके तर्ज अमल पर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं और इसके बाद इनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच का फैसला शाया होने के बाद PTI ने अब मुतालबा किया कि उनके पास कोई जवाब बरकरार नहीं है उहदे पर रहने का, लिहाजा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्ताफ़ी हो जाएं। फिर तीनों जजेस ने केस को, वैसे तो इमरान खान के हक में फैसला आ गया है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई तीनों जजेस ने जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का कंडक्ट डिस्कस हुआ कि किस तरह वो इस केस को लटका रहे थे, कैसे उन्होंने अपना फैसला नहीं दिया, किस तरीके से जो उनके दोस्त साथी जजेस थे उनको फैसला देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताया, यानी इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच को तहरील करने पर तनकीद का निशाना बनाया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह तहलील की थी जिसका वो खुद भी हिस्सा थे। इस बेंच में शामिल 2 जजेस ने इनकी राय से इख्तलाफ किया था
कि इमरान खान के खिलाफ दरखास्त काबिल समात नहीं है, वो ये कह रहे थे। तहरीक इंसाफ के बकौल और ये फैसले के बकौल भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर ये चाहते थे कि दरखास्तें खारिज कर दी जाएँ, जबकि चीफ जस्टिस की राय मुख्तलिफ थी। तो बजाय इसके कि वो फैसला सुनाते, उन्होंने बेंच को तहलील कर दिया और 1 साल तक केस को समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी ये बड़ी ज़्यादती की है और ये मिसकंडक्ट वो इसको करार दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब की भड़कें जो हैं वो अभी भी जारी हैं और ये बाहर आके भड़कें मारते हैं, अंदर जाके पाँव पड़ते हैं। वो कह रहे हैं मुझे 100 बार भी सजदा करना पड़ा मैं करूँगा। ये वो आदमी है जो पहले पगड़ियों को फुटबॉल बना रहा था और अब जनाब फरमा रहे हैं 100 बार सजदा करना पड़ा मैं करूँगा। कैसे लोग अपनी इज्जत को मट्टी में मिला देते हैं। यानी फैसल वाडा साहब की अच्छी खासी इज्जत होती थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया और उन्होंने अपनी वफादारी ख़त्म की इमरान खान साहब के साथ, और फिर जिस तरह का उनका एक रोल और उन्होंने अपना करैक्टर सामने लेकर आए अरशद शरीफ साहब के मामले में, शहीद के बारे में या इमरान खान के बारे में या इंसाफ और कानून के बारे में, तो फिर वो मजाक बन गए पूरे मुल्क के अंदर। वो कह रहे हैं जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं मैं इनको अपने जूते के नीचे रखता हूँ और मैं इनको मसलता हुआ आया हूँ। तो फैसल वाडा साहब, आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है, आप जिस कर्ब से गुजर रहे हैं उसका भी अंदाज़ा है। पब्लिक फ़्लाइट के अंदर तो आप ट्रैवल करने से रहे, लोगों के अंदर जाने से आप रहे। बहरहाल नजम सेठी साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्लॉट्स और फाइलें DHA वाले बेचते हैं। उन्होंने हाजिर सर्विस और रिटायर आर्मी ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स में छूट दे दी है कि आप जितनी मर्जी फाइलें बेचें खरीदें, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बेचने और लेने पर टैक्स आयद कर दिया गया है। क्या खबर दी नजम सेठी साहब ने। वैसे ये खबर जो है शहबाज राणा साहब ने भी दी है, ट्रिब्यून में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उमर अयूब साहब ने एक दावा किया है और अल्लाह ना करे हालात इस तरफ जाएं, लेकिन क्योंकि वो पहले इस मिनिस्ट्री में भी रहे हैं तो उनका ये कहना है कि हमारे दौरे हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपये का था, मैक्सिमम 17 रुपये का था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जबकि डॉलर का रेट जो है वो 170 से 180 रुपये के दरमियान था। अब बिजली का यूनिट जो है वो 100 रुपये से ऊपर जाएगा और अभी भी जो है वो 60 से ऊपर तो हो गया है, जबकि इंपोर्ट रोकने के बायस डॉलर को अभी फिलहाल 275 रुपये पर रोका हुआ है और यहाँ तक पहुँच चुका है। जल्दी आप देखेंगे कि अमेरिकी डॉलर 350 रुपये से भी ऊपर चला जाएगा। ये अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब इस बारे में खबरदार कर रहे हैं। कुछ और